नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे 2024 का प्लान, जनता में ऐलान। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा तमाम राजनीतिक दलों से तैयारियों में काफी आगे निकल गई है और इन्हीं तैयारियों को तेज करते हुए भाजपा की आज टिहरी लोकसभा की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगामी 2024 के चुनाव को फतेह करने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। वहीं एक तरफ जहां उत्तराखंड भाजपा ने लोकसभा सीटों की बैठकें शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ आ रहे हैं। पीएम मोदी पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित कर लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। उनका 11 अक्टूबर से पिथौरागढ़ का 2 दिवसीय दौरा हो सकता है। इसके बाद अक्टूबर महीने के दूसरे पखवाड़े में वह बद्री केदार धाम के दर्शन के लिए भी आ सकते हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा ने अभी से पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वो राज्य के लिए अपने साथ कुछ सौगात लेकर आए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी। भाजपा तमाम राजनीतिक दलों से तैयारियों में काफी आगे निकल गई है। इन्हीं तैयारियों को तेज करते हुए भाजपा की आज टिहरी लोकसभा की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगामी 2024 के चुनाव को फतह करने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। वहीं कांग्रेस की तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हैदराबाद में 17, 18 और 19 सितंबर को होगी। इस बैठक में करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल होंगे। करण माहरा का कहना है कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस लगातार उठा रही है। उससे ऊपर के कार्यकर्ताओं की पूरी लोकसभा की आज बैठक है, टिहरी लोकसभा बैठक है। कल हमारी लोकसभा की होगी, अल्मोड़ा लोकसभा की होगी और बाद में दोनों हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा की बैठक होंगी। मुख्य रूप से लोकसभा पक्ष है और कैसे मत प्रसन्न बढ़ा सकते हैं, कैसे नए लोग भी जोड़ सकते हैं, इन सारे विषयों पर लगभग 2 घंटे की बैठक विधायक में संपन्न हुई है। उन्होंने संगठन को सुझाव भी दिए हैं और सरकार द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो धरातल उतारने की दृष्टि से भी अनेकों सुझावों को प्राप्त हुए, जिनको आगामी दिनों में क्रियान्वित करेंगे। हमारी तैयारियां भी चल रही हैं, हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभी हैदराबाद में एक हाई लेवल की मीटिंग है 17, 18, 19 को, और उस मीटिंग में मैं भी जा रहा हूं प्रतिभाग करने, नेता प्रतिपक्ष भी जा रहे हैं और वरिष्ठ जनों को भी बुलाया गया है। वहां हम अपनी रणनीतियां तय कर रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारी लगातार बैठकें चल रही हैं। कर हल्द्वानी में भी युवा कांग्रेस का प्रदेश स्तर का सम्मेलन है, उसमें भी बैठकों की चर्चा होगी। हम अपने बूथ लेवल्स पर इस समय काम कर रहे हैं और जल्दी ही अन्य किस्म की वार्ता होगी। बीच में प्रभारी जी आए थे, आप लोगों को उसकी सूचना हम नहीं दे पाए, लेकिन प्रभारी जी के संग बैठ के भी लंबी वार्ता 5 लोकसभा सीट पर हम लोगों की हुई है और हम अपनी तैयारियों पर लगे हुए हैं। वहीं एक तरफ जहां उत्तराखंड भाजपा ने लोकसभा सीटों की बैठकें शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने पिथौरागढ़ आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित कर लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। उनका 11 अक्टूबर से पिथौरागढ़ का 2 दिवसीय दौरा हो सकता है। इसके बाद अक्टूबर महीने के
दूसरे पखवाड़े में वह बद्री केदार धाम के दर्शन के लिए भी आ सकते हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा ने अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वह राज्य के लिए अपने साथ कुछ सौगात लेकर आएं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और समय समय पर प्रधानमंत्री जी को जब मौका मिलता है उत्तराखंड आते हैं और उन्होंने जो वादा उत्तराखंड से किया है, जब जो वादे किए उनको निभाने का काम किया, चाहे वो केदारनाथ टाउनशिप की बात हो या बद्रीनाथ टाउनशिप की बात हो या अन्य चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं धरातल पर, देहरादून से दिल्ली की दूरी की बात हो, तमाम चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर काम किया। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जब केदारनाथ जब वो आते हैं तब से देखा है हमने कि लगातार श्रद्धालुओं की, विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। पिथौरागढ़ में कैलाश जी के मंदिर का दर्शन करेंगे, कैलाश में जाएंगे और पिथौरागढ़ जो कि समसामयिक दृष्टि से बॉर्डर से लगा हुआ राज्य का एक अंश है और वहाँ पर आईटीबीपी के जवानों के साथ भी रहेंगे। समय पर प्रधानमंत्री जी सैनिकों का, अर्धसैनिक बलों का सावर्धन भी करते हैं और उनके आने से उत्तराखंड में जो कैलाश प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी एक बड़े सौगात उत्तराखंड को देंगे और चुनाव के समय में जो जितने भी वादे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं उन सभी वादों को पूरा करके जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आपने विदेश के जो भ्रमण बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा ध्यान अपने देश की ओर भी, एक गरीब जनता के ऊपर भी दीजिए जो बेरोजगारी से और महंगाई से तरसते हैं। हमारा युवा आज जो है बेरोजगार होने के कारण नशे के दलदल में धंसता जा रहा है और निम्न वर्ग जो है आज रोटी के लिए भी तरस रहा है। अपने बच्चों को जो है स्कूल नहीं भेज पा रहा है, फीस नहीं भर पा रहा है क्योंकि सरकारी स्कूल जो है जर्जर हालत में है और जो कुछ भी सुविधा बच्चों को नहीं मिलती है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लायक उनके पास जो है पैसे नहीं हैं। तो कृपया करके आप जो है हमारे भविष्य को बचाने का काम करें ताकि हमारा देश मजबूत हो और आप बाहर से आने वाले जितना भी टैक्स पेयर का पैसा है वो सब आप विदेश भ्रमण में और दूसरा आप बाहरी मेहमानों के स्वागत में खर्च कर रहे हैं, जो कि इन गरीबों के लिए टैक्स पेयर जो टैक्स भरा जाता है गरीबों के विकास के लिए, गरीबों की समस्याओं को दूर करने के लिए, वो सारा पैसा आप जो है विदेश भ्रमण में खर्च कर रहे हैं। और उसके बाद भी आपको अपने देश को जो है, ताकि विदेशी मेहमान आपके देश की सच्चाई ना जान लें, आपको हरे कपड़ा लगा करके ढकना पड़ रहा है। तो आप अपने देश पे ध्यान दीजिए ताकि आपको अपने देश को विदेशी मेहमानों से ढकने की आवश्यकता ना पड़े। कुल मिलाकर 2024 के दंगल को फतह करने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बीजेपी का दावा है कि जनता इस बार भी भारी मतों से भाजपा को जीत दिलाने वाली है, जबकि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, महिला अपराध जैसे तमाम मुद्दों के सहारे जीत का दावा कर रही है। सवाल ये है कि क्या 2024 में एक बार फिर भाजपा हैट्रिक मार पाएगी? क्या कांग्रेस तमाम मुद्दों के सहारे सत्ता का स्वाद चख पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा 2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर बात करें अन्य राजनीतिक दलों की तो वो भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है इसका कितना असर चुनाव के टाइम पे पड़ेगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी जो है वो तमाम तैयारियां कर रही है। उनके दौरे को लेकर, उनके आगमन को लेकर बद्री केदारनाथ भी शायद प्रधानमंत्री जाएंगे। उनका ये दौरा जो है उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तो अन्य राजनीतिक दल भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर चुके हैं और विपक्षी दलों का यह कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं तो राज्य के लिए कोई ना कोई सौगात लेकर जरूर आए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। व्यवहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल थपलिया जी, वरिष्ठ प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत रविंद्र जी आपसे ही करूंगी मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा और इस दौरे को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो बीजेपी द्वारा की जा रही है। सबसे पहले तो उनके दौरे को लेकर क्या कुछ कहना है? रविंद्र जी अनम्यूट कीजिए।
जैसे कि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, समझ नहीं आ रहा, बहुत आवाजें आ रही हैं, गाड़ी की हल्ले पीछे से आवाजें आ रही हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या है, क्या बोला जा रहा है, मुझे अपनी आवाज ही नहीं पता लग रही, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। रविंद्र जी को छोड़कर बाकी सभी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। ठीक है रविंद्र जी कंटिन्यू करें। जी जी अभी जी, ठीक है? देखिए, हाँ अब ठीक है। जैसा कि मैंने समझ पाया, क्योंकि यशी जी पूरा प्रश्न मैं समझ नहीं पाया था, प्रधानमंत्री के ये दौरे को लेके उत्तराखंड में आगामी को लेके आपने मेरे से शायद प्रश्न किया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का उत्तराखंड को लेके अलग ही तरीके का उनका एक समझ लीजिए आस्था है, यहाँ को लेके प्यार है, यहाँ को लेके उनके एक दार्शनिक दर्शन है। एक लंबे समय उन्होंने यहाँ पे एक वक्त में अपना समय गुजारा है, तो उनको लेके इस जगह को लेके उनकी एक अपनी ही अध्यात्म को से एक उनका लगाव है उत्तराखंड की देवभूमि से। और समय समय पे जब भी माननीय प्रधानमंत्री को समय लगता है वह जरूर उत्तराखंड पे आते हैं। और इसके राजनीतिक लिहाज से भी आप कह सकते हैं, ठीक है भाई, अब राजनीति में हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, यहाँ की सारी चीजों को समझना, वो भी एक पहलू है। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री की हर साल केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा को लेके उनका एक रहता है शेड्यूल कि वह आए और दर्शन को करें। और जिस प्रकार से यहाँ को तीर्थाटन पर्यटन को लेके जिस प्रकार से केंद्र पोषित जो योजनाएं काम कर रही हैं, उनको भी कहीं ना कहीं, वैसे तो वो साल भर पूरी जो है किसी न किसी माध्यम से उनको पूरा उनका फोकस रहता है, वो समय समय पे उनको पता रहता है कि क्या काम चल रहा है, लेकिन वह खुद भी इस चीज को देखने के लिए आतुर रहते हैं और देखना चाहते हैं कि कितना काम किस आधार पे किस तरीके से हो रहा है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री का एक अपना लगाव है, और अगर वो आएंगे तो हमारे प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। और अभी मैं सुन रहा था कि आपने कहा था कि क्या सौगात लेकर आएंगे। मैं कह रहा हूं कि 2014 के बाद उत्तराखंड को बहुत सौगातें दी, उत्तराखंड की कनेक्टिविटी को। मैं नहीं कह रही हूँ, ये विपक्ष कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो सौगात लेकर आए। यशी जी, आप ही ने बोला है, आप ही के माध्यम से कह रहा हूँ, आपने मुझे बताया विपक्ष कह रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से सौगाते की बारिश हुई है, विकास की बारिश हुई है यहाँ पे, चाहे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे और उस बारिश में न जाने कितने पहाड़ दरक रहे हैं, जनजीवन प्रभावित हो रहा है, समस्याएं हो रही हैं, विकास भी विनाश की ओर ले जा रहा है उत्तराखंड को, इससे तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, देखिए, आप विकास से विनाश की ओर अगर आप ऐसी बात करेंगे तो यशी जी, तो देखिए हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। आपके साइंटिस्ट, आपके जो इस पर वर्क काम कर रहे हैं, वो ये बातें कह रहे हैं। हम नहीं, हम कहीं अलग से तथ्य तर्क लेकर नहीं आते हैं, हम भी वही रिसर्च की ही बातों पर आपसे बता रहे हैं। मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ, हमने भी देखा है जब यहाँ विकास नहीं होता था तब भी यहाँ पे आपदाएं आती थी, तब भी आपदाएं। देखिए, बात आपदाओं की नहीं है, विकास आप करिए, लेकिन आप जो मानक है उनके हिसाब से काम करिए ना। मानकों का ध्यान रखना तो जिम्मेदारी होती है आपकी। आप बताइए ना, कौन से मानक पे खरा नहीं उतरा और किसने कहा है आपको, या कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसने कहा हो? देखिए, अगर आप सन 76 की रिपोर्ट की बात करते हैं, मिश्रा कमीशन, जोशीमठ, तो उस समय तो कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था जो काम कर रहा था। जोशीमठ में बहुत पहले एक फाइल तैयार की गई थी और बताया गया था कि अगर यहाँ पर इतनी तेजी से अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो ये स्थिति उत्पन्न होगी। नहीं कहा गया था ये, लेकिन कंस्ट्रक्शन हुआ, बड़े बड़े होटल्स बनाए गए, वो किसी की भी सरकार में बने हो। सन 76 की रिपोर्ट थी मिश्रा कमीशन की, जब उन्होंने पहली बार कहा कि ये जो है, ये जिस जगह जोशीमठ बसा है, ये एक दरख्ते पहाड़ के ऊपर, जो दरख्त के एक टीले के ऊपर खड़ा हो जाता है मलबा, उसके ऊपर बसा हुआ, ये कहीं ना कहीं अगर इस पे ज्यादा आबादी होगी तो ये नुकसानदेह होगा। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले शिमला को लेके भी ऐसी रिपोर्ट आई है। अब शिमला के आसपास तो कोई ऐसा वो नहीं हो रहा, अब उस पर भी रिपोर्ट दी है कि भाई ये अगर इसको जल्दी ज्यादा आबादी होने के कारण अगर इसे नहीं संभाला गया तो ऐसा हो सकता है शिमला भी ढह जाए। तो ये समस्या, जिस प्रकार से बहुत ज्यादा विकास हुआ है घनी आबादी को लेकर, उसकी बात कर रहा हूँ।
लेकिन कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी, पर्यटन के क्षेत्रों में विकास हो, तीर्थाटन के क्षेत्रों में विकास हो, अब वेलनेस को लेके जिस प्रकार से एक नया हब बनने जा रहा है उत्तराखंड, तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो बिहार उत्तराखंड की जनता ने देखी है विकास, तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है। हमें आज भी याद है, हम देहरादून से दिल्ली 8 घंटे में पहुंचते थे, आज हम 4 घंटे में पहुंचते हैं और अगले साल भगवान ने चाहा मार्च तक हम 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे। ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो है एक चलिए रविंद्र जी, देखिए उपलब्धियां बहुत हो गई हैं, अब जरा विपक्ष के जवाब भी सुन लेते हैं इस पर और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। विपिन खन्ना जी, जी क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल यशी जी, विकास की गंगा बह रही है और विकास की गंगा में स्मार्ट सिटी भी बह गई और बिल्कुल स्वागत है मोदी जी को। मोदी जी बिल्कुल आए उत्तराखंड में और पता नहीं सौगात लेके आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगता है मोदी जी को जोशीमठ जरूर जाना चाहिए, उन बेघर लोगों से जरूर मिलना चाहिए कि जिनके लिए धामी जी पैकेज लेने गए थे और वो आज तक वो पैकेज केंद्र सरकार, मोदी सरकार नहीं दे पाई। और मेरा मानना है कि केदारनाथ भी पहले ही राउंड में मोदी जी को जाना चाहिए, जो उनका शायद मुझे लगता है दूसरे दौरे का इन्होंने कार्यक्रम तय किया है। हाँ। तो मोदी जी को पता लगना चाहिए कि केदारनाथ में जो सोना चढ़ा था वो चोरी कैसे हो गया और किसने वो चोरी करवा दिया। तो केदारनाथ भी पहले जाना चाहिए और बेरोजगारों से तो जरूर मिलना चाहिए मोदी जी को, क्योंकि बेरोजगारों को ये पूछना चाहिए कि आपकी कमर पे जो लाठियों के निशान हैं वो किसने डाले और क्यों डाले। और अंकिता भंडारी के परिजनों से भी मिलना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपकी हत्या कर दी, उसकी बेटी की हत्या कर दी, तो उन लोगों का आप लोगों ने क्या किया और क्यों उसकी हत्या हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाकम सिंह से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हाकम सिंह जो इतना परोपकार जिसने उत्तराखंड पे किया है, उनकी नौकरियों को बेचने का काम हाकम सिंह ने किया है। और देखिए कितनी कमजोर पैरवी उत्तराखंड सरकार ने की कि उसकी सुप्रीम कोर्ट से जमानत तक हो गई। मतलब शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड सरकार को। तो बहुत सी चीजें हैं और कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी है और तमाम महंगाई है, बेरोजगारी है, तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मोदी जी को आना चाहिए और पूछना चाहिए सरकार से कि भाई इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो आप लोगों की गिनाई जा रही हैं और उसका रिजल्ट जो अभी जो बागेश्वर चुनाव में आया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पीठ थपथपा रही है अपनी कि बागेश्वर चुनाव हम जीत गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बागेश्वर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है कि भाई आपका जो विकास है वो ये है। भाई कहीं ना कहीं आपने अपना जो प्रशासन है उसका दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं आप 2 से 2,500 वोट से जीत गए, लेकिन बागेश्वर की जनता ने बता दिया कि आपने उत्तराखंड में कितना विकास किया है और जो विकास की गंगा बह रही है उसमें सही कहा आपने, पहाड़ दरक रहे हैं और स्मार्ट सिटी डूब चुकी है। डेंगू के प्रकोप से पूरा देहरादून त्राहिमाम कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं नहीं, तो इतना ज्यादा विकास हो चुका है। मुझे लगता है मोदी जी को दौरे की जरूरत ही नहीं है, उनके आए बिना ही उत्तराखंड जीतने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। अनिल थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी, जैसे सभी जानते हैं कि 18वीं लोकसभा का गठन होगा और भाजपा की जो उपलब्धियां रही हैं 2014, 2019 और 2024 तक, थोड़ा सा उन पे प्रकाश डालूंगा मैं कि मूड ऑफ द नेशन तो था, लेकिन मूड ऑफ द उत्तराखंड ये एक स्लोगन है। अगर आप अगस्त का संस्करण उठा के देखें तो 39 उत्तरदाताओं ने कहा है कि विपक्षी गुट के लिए जो इंडिया का अपनाने से 2024 लोकसभा चुनावों के लिए वोट जरूर, क्योंकि गठबंधन जो बना है, एक उत्तराखंड की जहां तक बात रही मुद्दों की, सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से कि वो आए और देखें कि मेरे कार्यकाल में केंद्र द्वारा जो योजनाएं राज्य सरकार यानी उत्तराखंड को विशेष तौर पर दी गई थी, पैकेज दिए गए हैं,
वो उन योजनाओं में कौन कौन सी योजनाएं 100% उन पे काम हुआ है। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया था तो उस समय प्रधानमंत्री जी केवल मोदी लहर में, क्योंकि उसमें उनके विकास मॉडल, अपना गुजरात मॉडल को लेकर के वो प्रसिद्ध थे, चर प्रसिद्ध थे और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। उस वजह से उनको मतदाताओं ने स्वीकार किया। अब रहा जब 2019 में आए तो 2019 में गडकरी जी ने वादा किया था कि 5 साल में 5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब ये 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला नहीं मिला ये तो वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार ही बता पाएगी या राज्य सरकार में ही भी पता चलेगा कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की उत्तराखंड की 2014 की, तो 2014 में 61.67% मतदाता थे, क्योंकि वो नया मिला था, मोदी लहर थी। उसके बाद अब इस आंकड़े को थोड़ा सा गौर फरमाए। 2019 में जब पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया था तो उसके बाद 57.85% रहा है। तो आप ये आंकड़े दे सकते हैं, धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहे हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि लोगों ने एक पूर्ण विश्वास किया था, उत्तराखंड के जितने भी सांसद क्षेत्रीय लोग हैं, जब जहां से इनके सांसद 5 सीटों पे उठे हैं, वहां लोगों उन सांसदों को ये इसलिए मत दिया था कि मोदी लहर थी फर्स्ट में, सेकंड में ये दिया था कि कुछ विकास करेंगे और निश्चित तौर पे है कि हमें भी पूर्ण विश्वास था कि होगा। अब इन आंकड़ों को देखकर राजनीतिक दलों के चेहरों पर चिंता की लकीरें तो पहले से ही दिखने लग गई थी, क्योंकि आंकड़े धीरे धीरे नीचे हो रहे थे। इस बार भी पार्टी का लक्ष्य है कि 5 सीट जो उत्तराखंड में, इन पर हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन जीत तब हासिल करेंगे कि उन 5 सीटों में उनके संसदीय क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में कितने काम किन किन मुद्दों पे और जो कमिटमेंट केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए थे और जो राज्य सरकार ने स्थानीय जनता से किए थे, उन पे कितना काम हुआ। अभी मैं अगर मतदाताओं की मैं उनकी बात करूं तो 2019 में जो इनको मत पड़े थे, टिहरी में 54% पड़ा था, गढ़वाल में 49% पड़ा था, अल्मोड़ा में 48% पड़ा था, नैनीताल में 66 पॉइंट पड़ा था और हरिद्वार में 66.24 पड़ा था। यानी टोटल मतदान जो है 57.85 हुआ था कंपैरिजन टू 2014। अनिल जी, आपको नहीं लगता यूकेडी को छोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा रिसर्च कर ली है? कितने प्रतिशत वोट, कितने प्रतिशत उनको वोट मिले, कितने प्रतिशत वोट उन्हें नहीं मिले और आगे उन्हें क्या करना चाहिए, ये पूरा रोड मैप आपने तैयार कर रखा है। मुझे लगता है इतनी संजीदा तो उनकी खुद के सरकार के लोग नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। कैसे जीत पाएंगे ये? क्योंकि ये तो तब का था, पास्ट का था ना, जो 2019। अनिल जी, आप चाहते भी क्यों हैं? नहीं, मैं तो ये भी जानना चाहती हूँ ना कि आप चाहते भी क्यों हैं कि वो जीते? आपको तो फोकस उस पे करना चाहिए ना। 2019 से 24 के बीच का जो कार्यकाल रहा है, उस राज्य की बात कर रहा हूं मैं, उसकी बात कर रहा हूं। हाँ। मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा, मैं राज्य की बात कर रहा हूं। उसमें जितने अपने चमोली देखा होगा, आपदा इनके सामने कितनी बड़ी समस्या है। और दूसरा ये डेंगू का प्रकरण अभी हमारे प्रवक्ता जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा है, ठीक है। अब इतनी मूलभूत सुविधाओं पे कितना कार्य हुआ है, तो मेरे कहने का मतलब है इन दोनों कार्यकालों को देख करके और इसका रेशियो लेकर के 2024 में मतदाता अपने आंकड़े लेके बैठा हुआ। मैंने नहीं लिया, ये संस्करण की रिपोर्ट बता रही है, उनको अपनी जो अगस्त का डेटा है, सर्वे हुआ है, हमने व्यक्तिगत रूप से भी सर्वे किया है कि भाई इस बार किसको आप ज्यादा अपेक्षा रखते हैं। अनिल थवलियाल जी, मेरा सवाल है कि आपने ये सर्वे जो किया, चलिए ठीक है, इस पर मैं आगे बातचीत करूंगी। इसके बाद शिवाजी आपके पास आती हूँ, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। भूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं 2024 का प्लान, जनता में ऐलान और चर्चा। इसी पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी उत्तराखंड दौरे पर हैं। उनके 2 कार्यक्रम है। पहले वो आके मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद बद्री केदारनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे और इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी शुरू हो गई, चूंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं
और उनका ये आना कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के लिए वो माहौल बनाना शुरू करेंगे। ये तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं। विपक्ष का ऐसा कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं तो राज्य के लिए कोई ना कोई सौगात लेकर जरूर आए। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष झा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो उत्तराखंड आ रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई सौगात लेकर आएंगे, अगर 2024 का माहौल बनाने की बात अगर निकल कर सामने आ रही है। साथ ही साथ यूकेडी के प्रवक्ता ने जो बातें कही उस पर भी आपका जवाब जरूर चाहूंगी मैं। अनम्यूट कीजिएगा सुभाष जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। यसी जी, यूकेडी से बाद में आते हैं, पहले मोदी जी पे आ जाए, चुनाव पे आ जाए। फिलहाल अनिल जी को म्यूट कर दीजिए। अनिल जी अपना माइक प्लीज ऑफ कर दीजिए, आपके सराउंडिंग से बहुत आवाज आ रही है। हेलो। हाँ सुभाष जी, 1 सेकंड रुकिएगा। आवाज आ रही है क्या? जी कंटिन्यू करिए प्लीज। मैंने ये कहा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई हमारे बता रहे थे कि कनेक्टिविटी कितना तेज हुआ। हाँ। अब मैं थोड़ा सा कनेक्टिविटी बता दूं, बाकी सारे कनेक्टिविटी तो बताने के लिए और लोग हैं। हाँ। अभी देहरादून जो है 1.5 महीने से डेंगू से त्रस्त है। एक भी अस्पताल में बेड खाली नहीं है। लोग बरामदे पर बाहर में लोग जो है कई जगह लेटे हुए हैं। इनकी फॉगिंग का अभियान जो देहरादून में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और मच्छरों की कनेक्टिविटी डेंगू का इतना तेज हो गया कि अब जो है दिल्ली के बाद मुझे लगता है कि अनुपात के हिसाब से देखें तो ये डेंगू यहाँ सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, कनेक्टिविटी इतना तेज है डेंगू का कि अब ये पहाड़ चढ़ गया और ये चमोली तक चला गया, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग वगैरह वगैरह। ये डेंगू अब यहीं का नहीं रहा। तो कनेक्टिविटी तो वाकई बड़ा है, ये तो मानना पड़ेगा। और ये 2 लेन और 4 लेन के चक्कर में पता नहीं मच्छरों को इतना रास्ता कहाँ से मिला और बड़ी तेजी से बढ़े। तो कनेक्टिविटी तो हुआ है। दूसरी बात, जो अभी जगह है जो इन्होंने गड्ढे खोद रखे साल भर से, 2 बार 3 ठेकेदार चेंज हुए, उन गड्ढों में मच्छरों का आशियाना बन गया। स्मार्ट सिटी बनी जिनके लिए उनके लिए बनी हो नहीं बनी हो, लेकिन मच्छरों के लिए तो स्मार्ट सिटी बन गई भाई साहब। और इस पर इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है 1.5 महीने से। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो पता नहीं हमारे यूकेडी के लोग, आपके लोग, कांग्रेस के लोग इस सवाल को लेकर के जाएंगे नहीं जाएंगे, चूंकि यहाँ तो सुनवाई नहीं हो रही। रही बात इनके चुनाव को लेकर के, अभी बागेश्वर में चुनाव हुआ है, इन्होंने सारे घोड़े छोड़ दिए थे, सारे तंत्र लगा दिए थे, लेकिन नतीजा जो निकला उससे अंदर से सन्नाटा है इनमें। इसलिए कि महज ये 2200 से 2400 वोट से जीते हैं। और 2200 से 2400 वोटों से भाजपा का यहाँ जीतना, खास करके तब यहाँ जब डबल इंजन की सरकार है, खास करके तब जब केंद्र में 9 साल से सरकार है, खास करके तब जब 6-7 साल से यहाँ सरकार में दूसरी बार ये है, तो निश्चित से ये अंदर से सन्नाटा तो है। और मोदी जी का आना जो है, इसको इस तौर पे ना लें कि ये तीर्थाटन करने के लिए आ रहे हैं, इस सन्नाटे को पाटने के लिए आ रहे हैं। और पूरी भाजपा, चूंकि अभी जो उपचुनाव हुआ है 9 सीटों पर, उसमें से 4 सीट तो इंडिया गठबंधन के हक में गया है, 7 सीटों में से और 3 सीट इनके हक में गया है। तो ये अब इस बात को समझने लगे हैं और इस बात पर इन लोगों का काफी मंथन चल रहा है। और ये सन्नाटा, दरअसल इस सन्नाटा यात्रा है प्रधानमंत्री का। अब रही बात यूकेडी की, आपने कहा तो यूकेडी के हमारे भाई ने जो है रिसर्च, यूकेडी की एक खासियत है कि ये दूसरे पे रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं। अब अपनी पे रिसर्च इनका थोड़ा कम है। मैं कहूंगा कि भाई आप अपने पे भी रिसर्च किया करिए, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो कम से कम विपक्ष के नाते दूसरे पे तो रिसर्च करते हैं, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात भी है कि विपक्ष पे इतना रिसर्च करना चाहिए। अब बाकी हमारे आप वाले भाई बताएंगे कि इस बार कितना सीट पर ये लड़ेंगे, कितने सीट पर ये लड़ रहे हैं। और इस बार संजोग से देखिए, अभी चुनाव में कांग्रेस हमारी इतनी व्यस्त है चुनाव के विश्लेषण में, ये हमारे अभी लगता है कि कांग्रेस के भाई लोग हमारे उपलब्ध नहीं हुए। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी तक नहीं है। प्रधानमंत्री फिर एक आएंगे, कुछ गिफ्ट दे न दे, बातों का गिफ्ट लंबा जरूर दे के जाएंगे। और मुझे लगता है कि 2-4 शगुफे छोड़ करके सबको खुश करके जरूर जाएंगे। धामी जी की पेट जरूर थपथपाएंगे। हाँ। चलिए विपिन खन्ना जी। जी जी।
सुभाष जी पूछ रहे थे कितनी सीटों पर क्या समीकरण। सुभाष जी ने सवाल किया और बहुत जायज सवाल किया कि आम आदमी पार्टी का क्या इस बार रुख है चुनाव की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको अच्छी तरह से पता है कि इस समय केंद्र में आप इंडिया गठबंधन में है और यदि केंद्रीय नेतृत्व, वैसे हमारी पार्टी तैयार है बिल्कुल, उत्तराखंड प्रदेश बिल्कुल तैयार है चुनाव में जाने के लिए। और जिस हिसाब से निर्देश आएंगे, दिल्ली के निर्देश आएंगे, केंद्र के निर्देश आएंगे, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अगर उत्तराखंड में कोई भी सीट हमें मिलती है तो उस पर जोर शोर से चुनाव लड़ा जाएगा। और क्योंकि गठबंधन में है तो हमें लगता है कि हो सकता है 1 या 2 सीट हमें मिल जाए। तो हम हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड पूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयार है और हर लोकसभा में तैयार। आप तो तैयार हैं, लेकिन आपको कितना मौका मिलता है लड़ने का वो भी तो देखना होगा। जी, मैंने पहले ही कहा कि क्योंकि गठबंधन में है तो अगर मौका मिलता है, वैसे हमारी तैयारी हर लोकसभा पे है। यदि कोई भी मौका अगर किसी भी लोकसभा से मिलता है तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार। ठीक है रविंद्र जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर सुभाष जी ने कही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिएगा। सुभाष जी वरिष्ठ पत्रकार है, अपना एनालिसिस रखने का उनका अधिकार है। लेकिन सुभाष जी, आपने जिस प्रकार से कहा कि डेंगू और मलेरिया को लेके किस तरीके से सवाल पूछेंगे, मैंने कहा कांग्रेस का इंटरेस्ट डेंगू पे है कहाँ? वो तो कहते हैं पहले सनातन को खत्म करेंगे, डेंगू तो खत्म होता रहेगा अपने आप। ये तो सनातन को खत्म करना चाहते हैं। पहले इनसे सुभाष जी आप ही पूछ लेना कि भाई सनातन खत्म करना जरूरी है, डेंगू खत्म करना जरूरी है। दूसरी बात में आता हूँ, देखिए जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में स्वास्थ्य को लेकर जो एक क्रांति आई है, सुभाष जी इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन आंकड़े तो बोलते हैं कि देखिए 2013 से पहले खाली काला अजर नाम की एक बीमारी होती थी जिसपे करीबन 11,000 लोग थे, इसके हर साल प्रभावित होते थे। जो 2022 तक 1,000 लोग रह गए उसके प्रभाव से। मलेरिया के 10 लाख मामले आते थे 2013 से पहले, 2022 में 2 लाख से कम हो गए। 157 मेडिकल कॉलेज, 15 एम्स, 11 माह में कोविड वैक्सीन की 220। उत्तराखंड का तो बताइए। मैं वो बता रहा हूँ ना, आप अभी उत्तराखंड पे भी आ रहा हूँ। 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज देने का रिकॉर्ड है हमारे नाम। अब आते हैं उत्तराखंड में। देखिए मैं आपको बार बार जब भी चैनल पे स्वास्थ्य को लेकर आती है कि उत्तराखंड पहला राज्य बना जहां आयुष्मान कार्ड से प्रत्येक व्यक्ति को नवाज दिया गया, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देता है, जहां पे लाखों हजारों लोगों ने इसका फायदा लिया है। रही बात डेंगू की, कि जिस प्रकार से डेंगू ने अपने पैर पसारे, डेंगू ने हमला किया, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसे लेके हम बिल्कुल कुछ चीज छुपाना नहीं चाहते, कुछ चीज कहना नहीं चाहते। सरकार पूरे तरीके से कटिबद्ध है, चाहे फॉगिंग को लेकर हो, चाहे जागरूकता को लेकर हो, क्योंकि फॉगिंग के साथ साथ जागरूकता भी बहुत जरूरी है। डेंगू को खत्म करना, डेंगू से बचाव ही है। पूरे कपड़े पहन के रखें, फॉगिंग करें, आसपास पानी ना जमा होने दें, ये विषय है। जल्दी इसको लेके हम अपनी जो वो है इसको कम लेकर देंगे, लोगों के बीच में कोई पैनिक ना हो, इस तरीके की सरकार अपने तरीके से इस पे काम कर रही है। लेकिन देखिए अभी आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे प्रश्न उठाए। मैं इनको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि अभी एनसीबी चंडीगढ़ ने लुधियाना में 66 शराब के ठेकों पे से मादक पदार्थ बेचते पकड़ा गया, जो इनकी सरकार के सरकारी शराब के ठेके थे, वहां बिक रहा था। सरकारी दवाइयों की दुकानों पे बिक रहा था। तो आप एक सांसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट है कि 5 में से 1 व्यक्ति मादक पदार्थ का सेवन करता है पंजाब में। तो इनकी जहां सरकार है वहां तो इनके हाल ही हैं, ये दूसरों को ज्ञान पेलने आ जाते हैं। तो आप जब आम आदमी पार्टी हमारे प्रवक्ता जी जब कुछ बोलते हैं तो कम से कम वो आंकड़े जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार थी पंजाब में, तो क्या आप खीर खिला रहे थे लोगों को? आपको आपने नशे का आदी बनाया है प्रभु। दूसरी बात मैं बताऊं, देखिए अभी आपने जिस प्रकार से कहा, देखिए अभी सत्येंद्र जैन जी जमानत मिली है, सत्येंद्र जैन जी को भी बहुत मुश्किल से बेचारों को। तो इसका मतलब सत्येंद्र जैन जी वो नहीं हो गए, दोष मुक्त नहीं हो गए। आपने जिस प्रकार से हाकिम सिंह का सवाल उठाया ना, ये कानून का दायरा है। कानूनन रूप से अगर किसी को जमानत मिलती है, और खाली एक में मिली है, अभी बहुत सारे मुकदमे हैं उनके खिलाफ,
तो ऐसा ना सोचो कि वो बच जाएगा, कोई भी हो, लेकिन जिस प्रकार से आज भी, अच्छा आप मुझे बताइए, हम कह रहे हैं हाकिम को सजा होगी क्या सिकंदर से? अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल है रविंद्र जी, एक सेकंड मौका मिला नहीं कि सभी शुरू हो जाते हैं। अरे रुकिए जरा, सब्र करिए। यशी जी मेरी बात नहीं खत्म हुई है। यशी जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम कह रहे हैं कि हाकिम अपराधी है, उसे सजा सरकार दिलाएगी, ऐसे लोगों की सजा जेल। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अपराधी है उसे सरकार सजा दिलाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि सरकार पैरवी नहीं कर रही है। पैरवी आप इतनी कमजोर कर रहे हैं कि उनको सजा से बेल मिली जा रही है। देखिए अगर आपको आम आदमी पार्टी के बदले डिफाइन करना है तो वो ठीक है। चलिए ठीक है, आज मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही सही, चलिए कोई बात नहीं, आप मान लीजिए, आपको अगर लगता है मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हूँ। मैं कह रहा हूँ हाकिम सिंह को सजा होनी चाहिए, हम उसको सजा दिलाने के लिए बिल्कुल उसपे जो है अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। क्या ये कह सकते हैं सतेंद्र जी अपराधी है, उसको सजा दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार पूरा वो उठाएगी? ये नहीं मानने के, ये अपराधी को अपराधी नहीं मानते। क्या ये मानेगा मनीष सिसोदिया अपराधी है? वो उसने शराब घोटाला नहीं किया, बच्चों को शिक्षा का। देखिए अभी मैंने एक चीज आपके वक्तव्य में नोटिस की कि आपने मनीष सिसोदिया का कहा तो आपने कहा कि उसने ये काम नहीं किया, उसने पर जोर दिया आपने, और इधर हाकिम सिंह को आप कह रहे हैं उनकी सजा को हम जरा उनकी सजा को जो भी आपने वक्तव्य आपने सही पकड़ा, ये उनके लिए सम्मान नहीं, इनके लिए इतना सम्मान क्यों? सवाल तो उठेंगे ना फिर। मैं समझ सकता हूँ। हाँ मुझे पता है कि आज आपको लग रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हूँ, लेकिन जो बात नोटिस करने वाली है उस पर तो बात करेंगे ना सर। अगर मेरे मुंह से निकल गया तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, हम उसे सजा दिलवाएंगे। अगर मेरे मुंह से निकला, मुझे ध्यान नहीं है कि मेरे मुंह से क्या निकला, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, हम उसे सजा दिलवाएंगे। और बताइए, लेकिन मेरे से एक बात का प्रश्न तो दे दीजिए, हम कह रहे हैं हम हाकिम को उसके अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे, क्या ये बोल सकते हैं अपराधी है सतेंद्र जैन? नहीं बोलने को सिद्ध हुआ है रविंद्र भाई, सिद्ध हुआ है। अरे भाई केंद्र की सरकार नहीं, ये डिबेट अभी इसी हाकिम सिंह और सतेंद्र जैन पर ही टिक के रह जाएगी। मेरा मसला ये नहीं था, हमारा मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव है, अगर सबको याद हो तो। मेरा ये सवाल था रविंद्र जी आपसे कि स्मार्ट सिटी जो है वो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है? अब प्रधानमंत्री जी को जरा उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के दर्शन भी तो करवाइए। नहीं ठीक है, स्मार्ट सिटी का काम अपने हिसाब से सही चल रहा है। जब हमारे को जरूरत, अच्छा ये कौन डिसाइड करता है? अच्छा रविंद्र जी ये कौन डिसाइड करता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? ये कौन डिसाइड करता है? आप लोग ही कर लेते हैं क्या? नहीं देखिए, खुद को खुद ही नंबर दे देते हैं 10 में 10। यशी जी देखिए सुनिए, आप जो है सही चीज को भी सही नहीं कह सकते, जो गलत है उसको भी गलत ही कहते हैं। नहीं रविंद्र जी, आप ये तो कह ही नहीं सकते, आप इस बात को कह ही नहीं सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं हमेशा, आप जब भी डिबेट में आइए, अगर आप सही होते हैं तो मैं आपका साथ देती हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं 10 में 10 आप स्मार्ट सिटी को देंगे तो फिर वही नहीं चलेगा ना। ये तो हम यहाँ सुबह से लेके शाम तक स्मार्ट सिटी की पोल खोलते रहते हैं सर। स्मार्ट सिटी कितनी खबरें आती हैं, इतनी खबरें आती हैं, क्योंकि वहाँ इतने आए दिन इतनी प्रॉब्लम्स होती है लोगों को कि हमें दिखाना पड़ता है। तो वही स्मार्ट सिटी से तो मैं गले तक भर चुकी हूँ। प्रधानमंत्री जी का क्या हाल होगा अगर वो स्मार्ट सिटी के दर्शन करेंगे? स्मार्ट सिटी को लेके हमारे विधायक खुद आवाज उठा चुके हैं उन अधिकारियों को। बताइए जरा, अब वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है, आपको तो पता ही है कि वो आपके विधायक हैं। देखिए, हम अगर कोई चीज गलत है तो उसे गलत कहने में कहीं गुरेज नहीं समझते, लेकिन आज स्मार्ट सिटी का काम अगर कहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी रफ्तार धीमी जरूर हुई, कुछ उसमें विवाद हुए, कुछ उसका बजट लैप्स हुआ, लेकिन फिर भी जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट सिटी, स्मार्ट टॉयलेट बने, स्मार्ट शहर के अंदर, पलटन बाजार के अंदर तार मुक्त हुआ, लाइनें नीचे बिछी, तो बहुत सारे ये भी कहना कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, तो आप ये भी नहीं कह सकते ना कि कुछ नहीं हुआ। आज जिस प्रकार से नालों की व्यवस्था हो रही है, मैं ये बता रहा हूँ यशी जी, अगले 100 साल तक सड़कों की खुदाई से मुक्ति मिल जाएगी। जिस प्रकार से जो काम चल रहा है इस समय, आगे कभी कोई पानी का कनेक्शन, कोई लाइन का कनेक्शन, जैसी सड़क खुद जाएगा अगर अभी, तो आगे खुदाई करने के लिए जगह कहाँ मिलेगी लोगों को? अनिल थपलियाल जी कुछ कहना चाहते हैं, अनम्यूट कीजिएगा अनिल थपलियाल जी।
मैंने बहुत कुछ पहले बोल दिया और बहुत कुछ अभी बोलने को बाकी है। आपने कहा दूसरे बीजेपी पे क्यों रिसर्च किया? भैया बड़े दल के रूप में है, नेतृत्व कर रहा है और डबल इंजन की सरकार है, तो उस पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी को मालूम होगा, जब भी हम किसी चीज को करते हैं हम उन बड़ी चीज को पकड़ते हैं। अगर बड़े मगरमच्छ को पकड़ेंगे तो छोटे अपने आप ही कब्जे में आना शुरू हो जाएगा। अभी इन पर हमने रिसर्च इसलिए किया, जो इनके मुद्दे थे, जो इन्होंने 2014 से लेकर 19 से लेकर 24 तक रखे हैं, उनमें से उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो मैं पूछता हूं यूकेटी की तरफ से, आप ये बताइए, आपने आपदा को लेकर सबसे बड़ी समस्या जोशीमठ की है। जोशीमठ में 30,000 लोग प्रभावित हुए। अभी इन्होंने कहा कि वो, मैं आपको संज्ञान में दे दूं, 1976 में मिश्रा की एक रिपोर्ट थी, उसके अनुसार भूगर्भ विज्ञान जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने ये कहा था कि जोशीमठ जो है एक रेत के ढेर में है, पहाड़ पे नहीं है, और उसके नीचे 2 नदियां बह रही हैं जिनका संगम है, और वो नदियां रिसाव बना रही हैं, और ठीक उसी के करीबन 2 किलोमीटर पर आपने एनटीपीसी प्रोजेक्ट का वो डैम शुरू कर दिया, वहां आवाजें क्या नाम है ब्लास्ट करना शुरू कर दिया, तो नेचुरल है कि वो ढेर चढ़ेगी ना। कोई अपने ऐसे संसाधन के जो रुक जाए वहां की आपदा। और कुछ लोग 30,000 लोग प्रभावित हुए, जिसमें से 800 लोगों तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुए। 800 में से 400 लोग तो कैसे कैसे करके वो इधर उधर बस गए बेचारे किराए पे रिश्तेदारों के यहाँ। 400 लोग कोई किराए पे रह रहे हैं। 80 लोगों को इन्होंने टोटल ही मुआवजा दिया है। वो भी कौन थे मैं बता दूं आपको, कोई डीएम का था, कोई माननीय मंत्री जी का था, कोई प्रदेश अध्यक्ष जी का था, कोई विधायक जी का था, कोई संतरी जी का था। ये उनके रिश्तेदार है, तो जिन्होंने अर्जी लगाई आपदा प्रबंधन में, और फटाफट उनका सब कुछ होता रहा। लेकिन जो बेचारे रोड पे टेंट लगा के बैठे हैं, जिनके किराए के घर भी नहीं मिले हैं, जोशीमठ की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं उसमें 800 लोग प्रभावित होंगे, 30,000 लोग प्रभावित हुए हैं। आप ये बताइए कि इन्होंने 2014 से 2019 तक ऐसा कौन सा काम किया, आपदा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, प्लान से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, और खनन माफियों से लेकर के। अब भू कानून हमने रखा, भू कानून हम कभी कभी ये भी सोचते हैं, इनके सामने रखने से हमें एक बहुत शर्मिंदगी भी होती है, क्योंकि सारा कुछ तो भू माफिया खा चुके हैं। अब हम क्या नालियों के लिए भू कानून मांगेंगे, या कहां भू कानून मांगेंगे हम, क्योंकि सारा कुछ तो ये बेच खा चुके हैं। भाई देखिए, ऐसा नहीं होता तो आज उत्तराखंड 23 वर्ष का हो रहा है। ये अभी तक बाप की कमाई खा रहा था, अपनी अब कमाई तो कहां खाया अभी बताइए ना। आप ये बताइए कि उत्तराखंड अभी जो है अपने बाप की कमाई खा रहा था, मतलब अपनी कमाई कहां किया इसने, कहां खाया? तो ये सब सामने है तथ्य। तो 2024 को लेकर के आप मुझे हमको कैसे बता दोगे कि जनता हमें जो है 2024 में 5 की 5 इनके सांसद, जितने भी 5 सीटें हैं उत्तराखंड में, उन पे इनको बहुमत, प्रचंड बहुमत मिलेगा? और इंडिया, अभी मैंने कहा, जैसे पत्रकार साहब ने भी कहा, जहां साहब ने अभी मैंने वो कहा था, इंडिया सब जो सीटें थी वो तो चले गई। ऐसा है, बद्रीनाथ आए, माननीय मोदी जी का स्वागत है, केदारनाथ चमका रखा उन्होंने, बहुत बढ़िया। हो सकता है कि उसमें कुछ लोग और भी मिल जाए, और केदारनाथ गुफा में बैठ के एक बार तपस्या करेंगे। चुनाव से पहले जरूर माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि उनके कदम हमारे यहाँ पड़ेंगे, पर कुछ सौगात लेके आए साथ में। जो ये आपदा पीड़ित है, जो बेरोजगार लाठियां बांधी, जो पलायन हो गए, जो स्थायी पलायन है, उनके लिए घर बिस्तर कुछ व्यवस्था करें, तब जाएं, कि खाली पैकेट बांध के चले जाएं कि बातों का पैकेट कुछ रुद्रप्रयाग जनपद में रखा, तो कुछ टिहरी जनपद में रखा, तो कुछ जहां ज्यादा मतदाता है, सांसद क्षेत्र बड़ा, संसदीय क्षेत्र जो बड़ा वो है, चमोली हुआ, टिहरी हुआ और उत्तरकाशी, ये सबसे बड़े मतदाताओं का। क्यों रविंद्र जी ठीक है, रविंद्र जी, आज अनिल थपड़िया जी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं मुझे। रविंद्र जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ नहीं, अनिल जी जो बात कह रहे हैं वो अपने जो है अपने दल के हिसाब से अपनी बात को कर रहे हैं, लेकिन हम बातों के पुलिंदे नहीं बताते, हम करके दिखाते हैं, और करके दिखाया, और ये जनता महसूस कर रही है। नहीं तो क्या जोशीमठ के लोग इस बात की अपेक्षा नहीं करते कि मोदी जी आए अगर तो उनका कुछ भला हो पाए? जो लोग नहीं, उनको घर नहीं मिल रहे, क्या उनको घर ना मिले? क्या आपको लगता है जोशीमठ के लोग प्रधानमंत्री से इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? मुझे बताइए जरा। और अगर वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर उत्तराखंड में आने का मतलब ही क्या है? यशी जी एक बार बताइए कि क्या जोशीमठ के लोगों को उनके नुकसान के हिसाब से मुआवजा मिलना शुरू नहीं हुआ है?
ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है हम पलायन करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने कहा है हम नहीं जाना चाहते। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हीकरण करके, और देखिए यूकेडी ने जिस प्रकार से आरोप लगाया किसी डीएम का, किसी नेता का, अगर इनके पास प्रमाण है, मुंह हिलाना बहुत आसान काम है। ये बातों के पुलिंदे, झूठ का पिटारा बोलना बहुत आसान है। अगर कोई प्रमाण है आप बताइए ना, फलां नेता का रिश्तेदार है, देखिए ये प्रमाण है, ये इसका भांजा है। अनम्यूट कीजिएगा अनिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसका कोई एक नुकसान नहीं हुआ, इसे फ्री में दे दिया। ये डीएम का रिश्तेदार था, इसका एक पैसे का नुकसान नहीं था, ये जोशीमठ में रहता भी नहीं था। आप पीएचडी करके बैठे हैं, आपकी पाठशाला है महाराज, आपको हर बात सिखाया जाता है, आप मुद्दों पे बात नहीं करते। दिल्ली, मुंबई, मणिपुर और इन जगह चले जाते। भाई उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं ना, 22 वर्ष में होगा, 23 वर्ष से क्या किया आपने? 7 साल हो गए आपकी सरकार को महाराज। भाई मैं तो आप ही की बात, कुछ तो करिए। आप वो डीएम के अरे तो यूके है 80 परिवार को आपने जोशीमठ में मुआवजा दिया, 30,000 प्रभावित हुए, उसमें से 800 का आंकड़ा क्या है? 800 में से 400 लोग किराए पे हैं। आप पहले 800 तय कर लीजिए। आप अपनी बात बताइए। नहीं मुझे महाराज 2024 का माननीय प्रवक्ता जी, आप बद्रीनाथ में प्रार्थना करें, केदारनाथ में प्रार्थना करें, लेकिन उत्तराखंड की जनता। चलिए ठीक है, विपिन खन्ना जी अपनी बात को फटाफट पूरा करेंगे, उसके बाद अंतिम प्रतिक्रिया सुभाष जी आपकी लूंगी मैं। विपिन खन्ना जी ठीक है। रविंद्र जी वक्त की कमी हमारे पास। विपिन खन्ना जी ठीक है। अनिल जी जितना बीजेपी बोलती है ना, आप मुझे प्रमाण दीजिए कौन से नेता महाराज मिल गया। प्रमाण वही है ना, तो 800 में से 80 क्यों हुए, 400 क्यों नहीं हुए? अरे मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आपको? आपने बोला रिश्तेदारों को, डीएम के रिश्तेदारों को मिला, आप उनके नाम बताइए, नहीं माफी मांगिए, आप झूठ बोलते हैं। अरे आपसे चलिए ठीक है। विपिन खन्ना जी देखिए यशी जी, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से जब उत्तराखंड पे बात करी जाती है तो सबसे पहले ये लोग चले जाते हैं दिल्ली, उसके बाद पहुंचते हैं पंजाब। अरे भैया ये दैनिक जागरण में पंजाब, ये उत्तराखंड में क्या काम है पंजाब का? मुझे बताइए, पहले पन्ने पे छापते हैं आप हर बार यही बोलते हैं। नहीं आप मुझे बताइए ना, देहरादून में पंजाब के ऐड का क्या काम है? जब भैया ऐड दोगे तो बात भी सुननी पड़ेगी। हमारा क्या काम है? आप ये पैसा जो देहरादून में दिखा रहे हो, ये पैसा अगर पंजाब में लगता तो वहां का विकास होता, किसानों को मुआवजा मिलता। जो किसान 400 दिन से ज्यादा सीएम हाउस के बाहर के लिए उन्हें मुआवजा मिलता। ये देहरादून में आप पन्ना छपवा के पंजाब भगवंत मान क्या करना चाह रहा भैया? हमें तो बता दो, यहाँ क्या काम हमारा? आप जब सवाल पूछो तो जवाब नहीं देते, आप बताओ पंजाब पहुंचे। अरे भैया पूछेंगे ना, जब देहरादून का दैनिक चलिए रविंद्र जी मान लिया, स्वीकार कर लिया, देहरादून का दैनिक जागरण देख लिया हमने। विपिन खन्ना जी मैं इनकी एक बात का जवाब दूंगा, क्योंकि ये पंजाब चले बहुत तो जल्दी प्लीज थोड़ा कम शब्दों में, हमें सुभाष जी का भी रुख करना है। विपिन जी समझेंगे आप, वक्त की कमी है। पत्रकार बैठे हैं, उन्हें पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठन था पंजाब के अंदर, तो नशे का कारोबार में ये लोग खुद। अरे भैया कल की बात बताओ, आपने कहा था नशे का कारोबार 10 दिन में खत्म कर देंगे, केजरीवाल रोज झूठ बोलता था। चलिए विपिन जी फटाफट अपनी बात को प्लीज खत्म करिए आप, प्लीज। रविंद्र जी मेंटेन द डेकोरम। अगर आप सत्येंद्र जैन की बात करते हैं, मनीष सिसोदिया की बात करते हैं, तो ब्रजभूषण शरण क्या साधु महात्मा है जिसने यौन शोषण करा है रेस्टर्स का? आप हाकम सिंह को मनीष सिसोदिया से तोड़ते हैं, मनीष सिसोदिया पे आज तक कोई आप आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। आपका हाकम सिंह, आपके भारतीय जनता पार्टी का नेता हाकम सिंह, उसने नौकरियों में दलाली करी है। अपने मंत्री से पूछिए जिसने विधानसभाओं में नौकरियों की दलाली करी है। अपराधी होता है जब वो किसी पार्टी। चलिए सुभाष जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, फटाफट अपनी शब्दों में पूरा करेगा प्लीज। रुकिएगा जरा रविंद्र जी सुभाष जी अनम्यूट कीजिएगा। आज इनको खन्ना साहब को जागरण वाले मामले में यशी जी अभी मैं जरा बता दूं आपको कि आपके ऊपर अभी आपके प्रवक्ता होने का आरोप भी लगा है। गनीमत है कि अभी आपको देशद्रोही
अभी आपको अर्बन नक्सली, अभी आपको गद्दार, ये सब वगैरह नहीं कहा गया है, चूंकि रविंद्र भाई जो है थोड़े समाइल आदमी है, इसलिए। अगर दूसरा प्रवक्ता आया होता कोई उग्र तो ये बात भी आप सुन ली होती है पिता। दूसरी बात जो अभी इन्होंने कहा, अभी भी इन्होंने अपमानजनक शब्द ही कहे माननीय अरविंद केजरीवाल जी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। रही बात मोदी जी आ रहे हैं और बात वादों की हुई, तो वादों की बात होगी, चूंकि मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे। मोदी जी ने नौकरी के वादे किए थे, 2-2 करोड़ प्रति साल, 15 लाख रुपए के वादे किए थे। मोदी जी ने महंगाई रोकने के वादे किए थे, पेट्रोल डीजल सस्ते करने के वादे किए थे। ये सारे वादे मोदी जी के ही थे, अच्छे दिनों के वादे किए थे। और उसके बाद अभी जो आपने कहा स्वास्थ्य का जो डाटा गिना रहे थे रविंद्र जी, वो बाहर का डाटा गिना रहे थे। उत्तराखंड में कभी डेंगू का ऐसा प्रकोप नहीं था, लोग यहाँ झेल रहे हैं और आप डाटा गिनवा रहे हैं। उस डाटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लोगों को काम करके देना होगा। और पता नहीं आज तक आप लोग इस काम में क्यों नहीं आए। हमेशा एक नया शगुफा भाजपा छोड़ती है, हमेशा एक नया स्टंट, हमेशा एक नया इवेंट। ये आपके काम का कार्यशैली है। यहाँ के सबसे ज्यादा नौजवान यहाँ सेना में जाते हैं, आपने अग्निवीर आपने लागू किया। बेसिक काम जो अभी जो स्मार्ट सिटी का काम बार बार क्यों आ जाता है? स्मार्ट सिटी का काम बार बार इसलिए आ जाता है कि आपने एक भी काम जो दूसरे का पैसे से बनना था, आपके उसमें चौन्नी नहीं लगने थे, केंद्र सरकार का पैसा था, आप वो काम नहीं करा पाए। ये सरकार का नकारापंथी बताता है, या आपके मशीनरी की नकारापंथी बताती है, आपकी कार्यशैली बताती है। इसलिए कहने की जरूरत नहीं है। आप 7 साल से अब आपको भागने का कोई चांस नहीं है। लोग बुलेट ट्रेन पे चढ़ चुके, स्मार्ट सिटी सारे घूम रहे हैं लोग, काम तो बहुत हुआ है। इसलिए दूसरी बात जो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, सत्येंद्र जैन से हाकिम सिंह जी की तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल। हाकिम सिंह एक अदना सा आदमी यहाँ के बड़े बड़े आदमी के कोठों तक पहुंच जाता है, कोठियों तक, और उसकी पहुंच हो जाती है उसके गिरेबान तक। आखिर ये कैसे होता है? बिल्कुल, एक रिस्पेक्टेड डिप्टी सीएम थे वो, और कहीं ना कहीं इस तरीके के शब्द हाकिम सिंह के साथ और उनको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप अटैक अच्छा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा होमवर्क भी अच्छा करिए, ये मेरी राय है भाई कहते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा। विपक्ष आस लगाए बैठा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे तो जरूर कुछ ना कुछ राज्य के लिए सौगात लेकर आए, ताकि उत्तराखंड का आगे विकास हो सके। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।